दादा दादी और पोती का प्रेम। पीहू बेटा क्या लिख रही हो यहाँ बैठकर? चलो जल्दी खाना खा लो। मम्मा जी ठीक है। मम्मा मैं अभी आती हूँ, आप जाइए। बेटा मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा मैं बस अभी आई, थोड़ा सा होमवर्क रह गया है। ठीक है बेटा जल्दी आना। 12 साल की पीहू अपने दादा दादी के लिए लेटर लिख रही थी, तभी वहां पीहू की मम्मा अंजलि आ जाती है और उसे खाने के लिए साथ चलने को बोलती है। पीहू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर हड़बड़ा उठती है और जल्दी से अपना लेटर फाड़ कर छुपा देती है। पीहू को अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए यहाँ मलेशिया में 1 महीना गुजर चुका है। पीहू को उसके माता पिता उसके दादा दादी से दूर जबरदस्ती मलेशिया लेकर आए हैं, जिनकी याद में अक्सर पीहू लेटर लिखने बैठ जाती है। उधर दिल्ली में पीहू के दादा दादी उसके याद में दिन रात रोते हैं। उनका बेटा मोहित और बहू अंजलि उनकी पोती को उनसे दूर लेकर चले गए। पीहू में अपने दादा दादी की जान बसती है और दादा दादी में पीहू की। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे जो बुढ़ापे में उनको उनके बचपन के रूप में मिले, पोता पोती का प्यार ही उनसे छीन ले। उषा देवी जी की पड़ोसन कमला देवी जी उषा देवी जी को देने आई सांत्वना में उन्हें ये बात बोलती हैं। उषा देवी जी की आंखों में हर पल केवल आंसू ही रहने लगे। वहीं पास बैठे उषा देवी जी के पति सतीश कुमार जी को पड़ोसी कमला देवी जी के पति राकेश जी सांत्वना दे रहे थे। तुम्हें भी अपने साथ मलेशिया ले जाते तो कम से कम आज तुम दोनों को इतना दुख तो नहीं होता पीहू से दूर होने का। अब कर भी क्या सकते हैं जब बच्चों को अपनी ही मर्जी करनी है तो। सतीश जी दुखी मन से राकेश जी को जवाब देते हैं। फिर दोनों पड़ोसी दंपति अपने घर चले जाते हैं। सतीश जी और उषा देवी जी अब घर में बिल्कुल अकेले थे। जब पड़ोसी दोस्त उनके पास आकर उनके जख्मों पर मरहम लगा देते तो थोड़ी देर के लिए जख्म भर जाते थे। उनके जाने के बाद वही जख्म फिर से उभर आते थे। ये जख्म उनका अपना बेटा बहू देकर गया है, जो उनकी जान उनकी पोती को उनसे दूर ले गए। मोहित सतीश और उषा देवी जी की इकलौती संतान है, उनका इकलौता सहारा। दोनों बुजुर्ग पीहू के जाने के बाद उसके सदमे में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। दोनों घर का काम निपटाते और अपनी छोटी सी किराना की दुकान से अपना खर्चा पूरा करते थे। उषा देवी जी पीहू का सब सामान निकाल कर बैठ जाती हैं। उसके फोटो एल्बम, कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, बैग इत्यादि। दोनों बुजुर्ग उसे देखकर रोने लगे। फोटो में अपने बेटे मोहित को देखकर और ज्यादा रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे को संभाला, फिर अपने बेटे की बातें करने लगे। मोहित इतनी मन्नतों से शादी के 6 साल बाद हुआ था। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं छोड़ा जहां हमने मन्नत न मांगी हो। और जब मोहित ने जन्म लिया हमने पूरी गली में मिठाई बंटवाई। जब मोहित 4 साल का था उसे चोट लग गई तो हम दोनों कितना घबरा गए थे, मानो अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी, लेकिन उसे दुनिया की हर खुशी दी, हर अरमान पूरे किए उसके, चाहे कैसे भी करके किए हो। उसने जब भी कोई ख्वाहिश जताई हमने तभी पूरी कर दी। दुकान की आमदनी कम होने के बावजूद दोनों ने अलग से नौकरी करके उसे दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ाया, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। अपने खर्चों में कमी कर करके उसकी हर तमन्ना पूरी की और वह नौकरी में लगकर हमें भूल गया। फिर वो इतना बड़ा हो गया कि हम उसके सामने छोटे हो गए। अपनी मर्जी से शादी की। शादी के बाद तो जैसे हम उसके लिए इस दुनिया में हो ही ना। अंजलि कैसे उसके अपनी बातों में फंसा लेती थी, जो हम सारी उम्र उसके माँ बाप होकर नहीं कर सके, वो एक चुटकी बजाकर कर देती थी। पत्नी की हर बात को पानी देता था। हम उसकी खुशी के खातिर हर बात बर्दाश्त करते गए। कोई नहीं, हमारा बच्चा है। उस दिन जब मैंने बहू को बोला कि अंजलि बेटा अपने कमरे की तो सफाई कर दिया कर, तो कैसे तिड़क गई थी, उषा देवी जी ने सोचते हुए कहा। और दोनों बुजुर्ग अपनी यादों के साए में खोए हुए बतियाते जा रहे थे। अंजलि का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। बात बात पर तिड़क पड़ती थी। सतीश जी पूरा दिन दुकान पर रहते, शाम में घर में आते। दुकान घर से बस थोड़ी ही दूर पर थी।
जानबूझकर मोहित की नौकरी के आने से पहले काम में लग जाती थी और मोहित को ऐसे दिखाती थी कि सब काम मैं ही कर रही हूँ। मोहित उसे बोलता कि बस भी करो अंजलि, सुबह किचन में ही देकर गया था तुम्हें, अब आया हूं तो भी किचन में ही हो, अब आराम करो। और अपनी माँ को बोलता कि माँ, आप अंजलि का हाथ क्यों नहीं बटाती हैं। उषा देवी जी के कुछ बोलने से पहले ही उनकी बात सुने बिना ही मोहित चल देता था। जब अंजलि माँ बनने वाली थी, घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उषा देवी जी पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो गई और घर का सारा काम करने लगी। रात में जान का चूरा चूरा हो जाता था तो सतीश जी उन्हें दबाते थे, नींद की गोली खाकर सो जाती, फिर सुबह उठकर काम में लग जाती। सतीश जी भी सुबह जल्दी दुकान खोल लेते और देर तक काम करते, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए अच्छे से अच्छा उपहार लाना था। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, जो आमदनी होती उसमें घर के खर्चे, बिल्स और मोहित की सैलरी से कुछ खर्चे पूरे होते थे। इसी दुकान पर कोई नौकर भी नहीं रखा था। फिर एक रात पीहू ने जन्म लिया तो पूरा घर उसकी किलकारियों से जगमग रोशन हो उठा। मोहित 30 वर्ष का हो गया था। 30 साल बाद इस घर में बच्चे ने जन्म लिया। सतीश जी और उषा देवी जी की खुशियों को ठिकाना ही नहीं था। पीहू के लिए अनेक तोहफे लेकर आए। उषा देवी जी ने अपनी बहू की खूब सेवा की और साथ साथ पीहू का ध्यान रखा। उसे धूप लगाना, उसकी डायपर चेंज करना, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, हर काम पीहू का उषा देवी जी ही करती थी। अंजलि का काम पीहू को बस दूध पिलाने का था। अंजलि तो रात में भी खर्राटे मारकर सोती थी। पीहू अपने दादा दादी के पास सोती। उषा देवी जी के शरीर का अंग अंग दर्द करने लगता तो पेन किलर खा खा कर काम करती। इसी तरह से 5 साल गुजर गए। पीहू स्कूल जाती तो स्कूल बस में भी उसके दादा दादी ही उसे बैठा कर आते और जब स्कूल से आती तो दादा दादी लाते। पीहू अपने रिपोर्ट कार्ड पर भी दादा दादी की ही साइन कराती। पीहू का टोटली काम उसके दादा दादी ही करते थे। अंजलि अपने फोन में लूडो खेलती रहती या फोन पर अपनी बहन से बातों में लगी रहती थी। पीहू पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। मोहित शाम को थका हारा घर आता, थोड़ा बहुत बेटी पर प्यार दिखाता, खाना खाता और सो जाता, फिर सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता। इसका असर ये हुआ कि पीहू अपने दादा दादी को ही अपने मम्मी पापा मानने लगी थी। उसने जब से आंख खोली अपने दादा दादी को ही अपने पास पाया है, उन्हीं को अपना सारा काम करते देखा है, तो कौन बच्चा होगा जो अपने दादा दादी को प्यार ना करे। पीहू कुछ भी करती तो सबसे पहले दादा दादी को दिखाती। एक दिन पीहू खेल रही थी, दादी और उसकी माँ बैठी हुई थी, तो खेलते खेलते पीहू गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। तो उसने दादी का नाम पुकारा। दोनों दौड़ कर आई, पीहू को उठाने लगी तो उसने अपनी माँ के हाथों को झटक दिया और दादी के पास गई। अंजलि वहां बैठी रह गई। उसने इस बात पर गौर किया तो वह सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी मुझसे छीन ली जा रही है, मेरी बेटी होकर मुझे ही झटक रही है। और अफसोस में अपने कमरे में चली गई। रात में जब मोहित आया तो उसने ये सब उसे बता दिया और कान भर दिए। फिर उस दिन के बाद से अंजलि का व्यवहार बदल चुका था। उसने लूडो खेलना तो कम कर दिया, लेकिन पीहू को लेकर अपनी बहन से बातें करती रहती थी। उसकी बहन भी उसे गलत गलत बात पढ़ाती थी। अंजलि पीहू पर भड़कने लगी थी। अपनी माँ का बुरा बर्ताव देखकर और दादा दादी का प्यार पाकर पीहू अब 12 साल की हो गई थी। उसकी माँ उसे गुस्से की नजरों से देखने लगी थी और हर बात पर उसे डांटने लगी थी। उसके दादा दादी उसका फेवर लेते तो बहू उन्हें भी सुनाती। एक दिन उषा देवी जी बीमार पड़ गई और सतीश जी यदि एक दिन भी दुकान ना खोले तो अपनी पत्नी का इलाज और खाने पीने का खर्च कैसे उठाते। मोहित को तो उनसे जैसे कोई लेना देना ही नहीं था और अंजलि उन्हें कहाँ देखने वाली थी। पीहू भी अब कुछ समझदार हो गई थी तो वह अपनी दादी की सेवा में लग गई। उसकी माँ ने उसे डराया धमकाया लेकिन वे नहीं मानी। फिर सुबह स्कूल जाने का टाइम हुआ तो तैयार नहीं हुई, कहने लगी मैं दादी को बीमार हालत में छोड़कर स्कूल नहीं जाऊंगी। इस पर अंजलि ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पीहू रोने लगी लेकिन स्कूल नहीं गई। दादा दादी ने भी उसे बहुत कहा
लेकिन पीहू नहीं मानी। अंजलि भड़क पड़ी और अपने सास ससुर को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगी। रात में मोहित आया तो सारा हाल बता डाला, लेकिन मोहित इतना थका होता था कि उसकी बातें सुनकर सो जाता था। एक दिन मोहित की जॉब की छुट्टी थी, वे घर पर ही था। जब कभी उसकी छुट्टी होती तो अक्सर अपना दिन सोकर गुजार देता था। आज जब घर पर था तो सोया नहीं, फोन पर किसी से बात कर रहा था। तो उसकी नजर पीहू पर पड़ी तो मोहित को झटका लग गया। फोन हाथ से नीचे जा गिरा। वो देखता है कि उसकी बेटी उसकी बूढ़ी माँ के सर में तेल डालकर मालिश कर रही है, और तभी वहां अंजलि आ जाती है और अपने पति को ऐसे देखते हुए देखती है तो कहती है, अब क्यों आंखें खुली रह गई आपकी? जब मैं आपको बताती थी तब तो आपके कान, आंख, मुंह सब बंद हो जाते थे। अब देखो अपनी आंखों से अपनी बेटी की करतूत। मोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे अंजलि भी जाकर आग में घी डाल देती है। मोहित उस दिन पीहू की सब हरकत देखता है कि आज मैं घर पर हूँ, मेरा ख्याल नहीं, अपनी माँ का ख्याल नहीं, लेकिन उन दोनों का है। बेटी हमारी और हो गई उनकी। पीहू अपने दादा दादी के साथ खूब हंसती खेलती है। मोहित अब उसी को देखे जा रहा था। उसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका फ्यूचर क्या होगा ऐसे। उसने इतना बैंक बैलेंस कर लिया था कि कहीं और जाकर शिफ्ट होकर अपना काम भी कर सके और आराम से जीवन यापन कर सके। उसने और अंजलि ने बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बिना किसी को बताए चुपचाप सारी तैयारियां पूरी कर ली और एक रात पीहू को बोल दिया कि हम कल मलेशिया जा रहे हैं। पीहू खुश हो गई। वो तो बच्ची थी, उसे क्या पता था कि पूरा परिवार नहीं, केवल उसके माता पिता और वो जा रहे हैं। वह दौड़ी दौड़ी दादा दादी के पास गई और कहने लगी, आप लोगों की सब तैयारियां हो गई है ना? तो दादा दादी चौंक गए कि कैसी तैयारी। जब पीहू ने उन्हें बताया तो उनका दिल बैठ गया। बोले, बेटा तुम लोग जाओ, हम यहीं रहेंगे। उन्होंने पीहू को अनेक बहाने बताए, लेकिन पीहू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। एक बार तो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता के पास जाती और उनसे कहती कि मुझे यहीं रहना है या दादा दादी को साथ लेना है। फिर दौड़ी दौड़ी दादा दादी के पास जाती। जब पीहू की बात किसी ने नहीं मानी तो पीहू जोर जोर से रोने लगी और अपने दादा दादी के गले लग गई। दादा दादी भी रोने लगे। उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर किया जा रहा था। उन तीनों का दिल तेज गति में दौड़ रहा था। एक दूसरे से बिछड़ने का गम उन्हें तोड़ रहा था। लेकिन मोहित और अंजलि का दिल ये सब महसूस ही नहीं कर रहा था। यदि दादी के सर में तेल डालकर 12 साल की पोती ने मालिश कर भी दी थी तो कौन सा पाप कर डाला था जो इतनी बड़ी सजा उन तीनों को दूर करके दी जा रही थी। और रोते रोते तीनों सो गए। सुबह सवेरे अंजलि और मोहित पीहू को दादा दादी से जबरदस्ती अलग करके रोते हुए बुजुर्गों को छोड़कर और बदहवास पीहू को रोते हुए लेकर घर से निकल पड़े। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। पीहू के बिना उस घर की दीवारें भी रो रही थी। उस घर की सारी खुशियां मातम में बदल गई थी। बेटा गया, बहू गई, इसका गम तो था ही जो था, लेकिन पोते को ले जाकर उन दोनों ने वो पाप किया है जिसकी माफी भगवान के पास भी नहीं। आज पीहू को गए 1 महीना गुजर गया, लेकिन उसके जाने का दर्द दिल से कम न होता। जो जान उन दोनों में बची थी वो भी निकली जा रही थी। आज भी दोनों उसका सामान देखकर रो रहे थे और अपनी बेबसी लाचारी का मातम मना रहे थे और अपने बेटे के जीवन को याद कर रहे थे कि यही बेटा है वो जिसके लिए इतनी मुसीबतें उठाई हैं। कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की हमने, मगर ये अच्छा नहीं किया उसने। बातें करके अपने आंसू साफ किए और काम में लग गए। दोनों के हाथ पांव भी कांप रहे थे, लड़खड़ा के चल रहे थे। ऐसे ही पीहू को याद कर करके रोते रोते दिन गुजर गए। उधर मलेशिया में पीहू रोज लेटर लिखती, फिर मम्मी पापा के डर से फाड़ कर छुपा देती थी। धीरे धीरे पीहू का सदमा बढ़ता गया, जो उसके दिल को और कमजोर बना रहा था। वे किसी से ना कुछ कहती ना कुछ सुनती, गुमसुम रहने लगी और दादा दादी की पहनाई हुई घड़ी देखती रहती। दिन प्रतिदिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। स्कूल भी नहीं जाया जाता था।
मोहित और अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। उन्होंने पीहू से बात भी की, लेकिन पीहू कुछ बोलती ही नहीं थी। उसकी फूलों जैसी कोमल सूरत मुरझाने लगी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, उसके रेशम जैसे बाल झड़ने लगे, उसका शरीर दुबला होता जा रहा था। मोहित और अंजलि को पीहू की बहुत चिंता सताने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि पीहू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी जल्दी डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर बोला कि बच्ची किसी बात का सदमा ले रही है। यदि यही हाल रहा तो जल्दी ही ये इस दुनिया को छोड़ देगी। ये सुनकर मोहित और अंजलि के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि किस बात का सदमा ले रही है हमारी बच्ची। पीहू को घर ले आए और अब वे समझ चुके थे कि यदि कुछ दिन और इसके दादा दादी से इसे दूर रखा तो ये हमें छोड़ देगी। इस बात को सोचकर दोनों रोने लगे। अंजलि को याद आया कि हमेशा अपने स्टडी रूम में पीहू कुछ लिखती रहती है। वे दौड़ कर गई तो उसे वहां से बहुत सारे लेटर मिले जो वे दादा दादी के लिए लिखती थी। वे उठकर मोहित को दिखाती है। मोहित पढ़ता है, डियर दादा दादी, तुम थे तो ये दुनिया कितनी प्यारी लगती थी, तुम नहीं तो ये दुनिया कितनी गंदी लगती है। दादा दादी, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, बार बार हर पल आपका प्यार चाहिए। डियर दादा दादी, तुम मेरे होठे की वो खुशी हो जो मुझे केवल तुम ही दे सकते हो। डियर दादा दादी, मेरा दिल बस तुम्हें ही पुकारता रहता है। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि क्यों नहीं है मेरे पास मेरे दादा दादी, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब भी मेरे सामने सब अपने दादा दादी की बात करते हैं तो मैं वहां से चुपचाप आ जाती हूँ। जब पार्क में सब बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं तो मैं वहां से भाग आती हूँ। क्यों नहीं है मेरे पास मेरे दादा दादी, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरा भी मन करता है मुझे भी मेरे दादा दादी सबकी डांट से बचाएं। मेरा भी मन करता है मेरे दादा दादी मेरे साथ बच्चे बन जाएं। मेरा भी मन करता है मेरे दादा दादी मुझे कहानियाँ सुनाएं। मेरा भी मन करता है मेरे दादा दादी मेरे पास आ जाएं। डियर दादा दादी। पढ़ते पढ़ते मोहित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेटर पर भी गिर जाते हैं। अंजलि भी रोने लगती है। कहते हैं कि हम खुद अपनी बच्ची का गला घोट रहे थे, उसको तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया हमने। हम नहीं जानते थे कि पीहू अपने दादा दादी के लिए रोज ऐसे लेटर लिखती है। वे जल्द से जल्द दिल्ली जाने का इंतजाम करते हैं। पीहू की आधी जान तो दिल्ली जाने के नाम से लौट आई जब उसे पता चला कि वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। और जब दादा दादी के पास पहुंची तो दादा दादी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी नजरों पर। पीहू दौड़कर उनके गले लग गई। तीनों बहुत खुश हुए, पीहू को बहुत चुमकारा और रोने लगे। पीहू एकदम भली चंगी हो गई। ये सब देखकर मोहित और अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए। उन दोनों ने सतीश जी, उषा जी और पीहू से माफी मांगी। कहने लगे, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। यदि पीहू को कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते, कभी अपने आप को माफ न कर पाते। और इसी बीच हमें ये भी एहसास हो गया कि माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है जब उनकी औलाद उनसे दूर हो जाती है। सतीश जी और उषा देवी जी कहती हैं, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये सब ना होता तो तुम्हें इसका एहसास ना होता। मोहित और अंजलि भी उन दोनों के गले लग जाते हैं और उनका परिवार सुखी संपन्न परिवार बन जाता है। घर में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। फिर 4 महीने बाद अंजलि बेटे को जन्म देती है, जो उनकी खुशियों में 4 चांद लगा देता है। सतीश जी और उषा देवी खुद को बहुत धनी मानने लगे। बेटा मिला, बहू मिली, पोता मिला, पोती मिली। पोता पोती अपने दादा दादी की जान होते हैं और दादा दादी अपने पोता पोती की जान होते हैं। इसीलिए उनके शरीर से कभी भी उनकी जान को जुदा करने का पाप ना करें। बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनके जज्बातों को समझें और उन्हें अत्यधिक प्यार दें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।